हेलो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कहूं कि प्रियम्बल हमारे भारत का संविधान प्रोवाइड करता है संविधान की एक समरी को, या आप कह सकते हो हमारे प्रियम्बल को कहा जाता है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, या एक और नाम, आर प्रियम्बल इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द की टू द फ्रेमर्स ऑफ द माइंड ऑफ द ड्राफ्टर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया. So with this thought, I हर्षित सिंह, फैकल्टी एट लॉपथ अकेडमी, इज बिफोर यू, आपके समक्ष आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लेक्चर सीरीज की तीसरी वीडियो के साथ, जो हम चर्चा करेंगे प्रियम्बल पे. जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने कई बार सुना होगा प्रियम्बल, जो कि हमारे संविधान का एक सार हमको प्रोवाइड करता है, एक समरी प्रोवाइड करता है. इसी कारण कई एमिनेंट ज्यूरिस्ट, कई हमारे देश के वकील, जाने माने वकील रहे, इसको आइडेंटिटी कार्ड के नाम से, संविधान के आइडेंटिटी कार्ड के नाम से पुकारते हैं, राइट. और भी कई नाम इसको दिए जाते हैं. आज का मुद्दा जो मैं आपके समक्ष लेके आया हूं इस प्रियम्बल की अंडरस्टैंडिंग के रिगार्डिंग, आपने, और ये कंटेम्प्रेरी एरा में, अगर आप अखबार पढ़ते हैं, अगर आप एक देश के जागरूक नागरिक हैं, तो आप जो भी अपने चारों ओर आसपास होता हुआ आजकल देख रहे हैं, उसके कंटेक्स्ट में प्रियम्बल को समझना बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है. अब ये आपको समझ में तब आएगा जब मैं आपके साथ प्रियम्बल डिस्कस करना शुरू कर दूंगा. पहली दो वीडियो में जो आपने देखी होंगी, अगर आपने नहीं देखी है तो उन दोनों वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको जरूर मिलेंगे. लेकिन पहली दो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के डायमेंशंस क्या है. दो डायमेंशंस की हमने बात करी थी. आज हम डिस्कस करेंगे उसके एक प्रियम्बल के बारे में, जिसको संविधान का एक इंटीग्रल पार्ट कहा जाता है. तो शुरू करते हैं संविधान से, थोड़ा समझते हैं इसकी पृष्ठभूमि को, थोड़ा समझते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसकी रेलेवेंस क्या है. तो अगर आप थोड़ा इतिहास में जाएं तो आप देखेंगे कि सबसे पहला प्रियम्बल जो था, वो अगर किसी देश ने अडॉप्ट किया तो वो था अमेरिका. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जहां पे प्रियम्बल को देखा गया, जहां पे एक प्रियम्बल को देखा गया. इसी की प्रैक्टिस को हमने अपने कंट्री इंडिया में अडॉप्ट किया, और भी कई देशों ने इसको अडॉप्ट किया, राइट. जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसके कुछ नाम, इसको आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, या की टू द माइंड्स of the members of our constituent assembly, of our constituent assembly भी बोलते हैं, राइट. नाउ हमारा प्रियम्बल हमको बताता क्या है. हमारा प्रियम्बल जब हम इसको अभी पढ़ेंगे तो हमको तीन या लगभग चार चीजों से बताता है. एक, सोर्स, व्हाट इज द सोर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान आया कहां से, आया कहां से, आया कैसे, हमारा संविधान हमको दिया किसने. दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आंसर्स. सेकेंड, व्हाट इज द नेचर ऑफ आवर स्टेट, हमारा जो स्टेट है उसका नेचर क्या है. तीसरा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स या एम्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, एम क्या है, लक्ष्य क्या है. और लास्ट में आपको ये डेट ऑफ अडॉप्शन भी बताता है. तो आप अपने प्रियम्बल को
हमारे प्रियम्बल को इन 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। तो जब आप सोर्स की बात करते हैं तो ये प्रियम्बल का जो पहले शब्द ही आप पढ़ेंगे वहां पे आपको मिल जाएगा वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये संविधान इस देश के नागरिकों ने खुद को दिया है, राइट। तो अगर कोई आपसे प्रियम्बल की सोर्स पूछे तो आप पहली लाइन ही उस प्रियम्बल की, द वेरी फर्स्ट लाइन ही आपको इसका जवाब देती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव टू आवर सेल्फ, राइट। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ स्टेट। तो नेचर ऑफ स्टेट की बात करते हैं तो वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ की स्टेट कैसी होगी? यहाँ की स्टेट आपकी सोशलिस्ट, आपकी सोवरेन, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, रिपब्लिक। सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर और रिपब्लिक, ये आपकी नेचर ऑफ स्टेट है, राइट। अभी जब आप प्रियम्बलम पढ़ेंगे, डॉक्यूमेंट खोलूंगा तो आपको ये सब वर्ड्स उसमें आराम से वहां पे दिख जाएंगे। किसी चीज को पढ़ने से पहले उसको पार्ट्स में डिवाइड करना जरूरी है, मैं वहीं आपको ये करके दिखा रहा हूँ। तो ये आपकी नेचर ऑफ इंडियन स्टेट है, भारतीय स्टेट है, उसका नेचर क्या होगा ये भी आपको आपका प्रियम्बल बताता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपके संविधान के? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फेटर्निटी। ये आपके इसके उद्देश्य हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव हैं, ये चीज वो हैं जो हम इस संविधान के थ्रू अचीव करना चाहते हैं, राइट। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फेटर्निटी। डेट ऑफ अडॉप्शन, और ये भी दैट इज द लास्ट थिंग जो आपके संविधान में, आपके प्रियम्बल में आपको दिया हुआ है। अब इन्हीं 4 चीजों को, इन्हीं 4 बाइफरकेशंस को हम प्रियम्बल जो डॉक्यूमेंट है उसमें देखने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आप प्रियम्बल देख सकते हैं। अब जो भी हमने पढ़ा अभी तक, जो भी हमने आउटलाइन एक बनाई उसको इसमें देख लेते हैं। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, यह आपको मैंने बताया था सोर्स। हैविंग solemnly resolved to constitute India into, constitute वर्ड, ये जो वर्ड कॉन्स्टिट्यूट है ना, दिस मीन्स क्रिएट। हम लोग इंडिया को क्रिएट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, उसको ऐसा कल्टीवेट करेंगे, बनाएंगे। दैट इज द रेलेवेंस ऑफ दैट वर्ड कॉन्स्टिट्यूट, ये उसका महत्व है। अब कैसा बनाएंगे? नेचर ऑफ द स्टेट क्या होगा? ये नेचर ऑफ द स्टेट, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, राइट। अब आपको बताना चाहूंगा इसमें, जब हमारा संविधान बना, जब 1950 में आया, जब जिस तरीके से संविधान प्रियम्बल जिस वक्त अडॉप्ट किया गया, उस वक्त इसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर और इंटेग्रिटी, एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, इंटेग्रिटी, ये वाला, ये तीनों शब्द हमारे ओरिजिनल प्रियम्बल में नहीं थे जब इसको अडॉप्ट किया गया था 1950 में, जिस वक्त संविधान को हमने अडॉप्ट किया। ये तीनों वर्ड आपने, हमारे कंट्री ने 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में अडॉप्ट किया। It was in 1976 when we came across, when we added these 3 words. अब इन तीनों वर्ड को ऐड किया गया, उसको तो हम समझेंगे ही, उससे पहले इनका एक बार मीनिंग समझ लेते हैं। आप सोवरेन से क्या समझते हैं, सोशलिस्ट से क्या समझते हैं, सेक्युलर से क्या समझते हैं, डेमोक्रेटिक से क्या समझते हैं और रिपब्लिक से क्या समझते हैं? अक्सर कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सवाल आता है, आता रहा है, अभी भी आता है, और डेफिनेटली प्रियम्बल बीइंग द इंटीग्रल पार्ट
अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अ वेरी इंडिस्पेंसिबल पार्ट। सवाल इससे आना इंपॉर्टेंट है, अननेसेसरी है। सो सोवरेन सोशलिस्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हेन वी से द वर्ड सोवरेन? अगर मैं सोवरेन वर्ड की चर्चा करूं, सोवरेन मतलब होता है दैट इंडिया इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल कंट्रोल। तो पहला वर्ड जो हम थोड़ा डील कर रहे हैं दैट इज सोवरेन, दैट इंडिया इज फ्री and independent from any external control, from any kind of external control, from any kind of external intervention। कोई भी बाहर का देश हमें, जिस दिन हम आजाद हुए, इंडिपेंडेंट हुए, उस दिन के बाद किसी भी देश के पास, नो कंट्री हैज दैट राइट, किसी भी देश के पास वो अधिकार नहीं है। कौन सा अधिकार नहीं है? अधिकार नहीं है हमारे निजी मामलों में, हमारे इंटरनल अफेयर्स में, हमारी कंट्री के जो इंटरनल अफेयर्स हैं। इंडिया इज वेरी मच केपेबल, इंडिया इज वेरी मच capable and is able to resolve and solve all the disputes which are there, which exists internally in our country। हमारे देश के आंतरिक मामलों को सुलझाने के लिए हम सक्षम है। हमें किसी बाहर के इंटरवेंशन, बाहरी देश के हस्तक्षेप या इंटरवेंशन या एक्सटर्नल कंट्रोल की जरूरत नहीं है। राइट? कोई बाहर का देश हमको नहीं बताएगा कि कश्मीर हमारा है या नहीं। कोई बाहर का राज्य, कोई बाहर का देश हमको नहीं बताएगा कि हमारे इंटरनल मैटर्स में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये फैसला हम खुद करेंगे। इसीलिए हम सोवरेन है, इसीलिए हम इंडिपेंडेंट है। बाकी देश अपना काम करे, अपना देश हम खुद संभाल लेंगे। वी आर केपेबल इनफ टू रन आवर ओन कंट्री, टू रन आवर ओन शो। बाहर की कंट्री किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा। राइट? दैट इज व्हाट यू मीन व्हेन यू से दैट वी आर सोवरेन। अब ऑब्वियसली बात है, हम लोग कॉमनवेल्थ नेशंस जो हैं उनके पार्ट हैं। कॉमनवेल्थ नेशंस जो होते हैं, कॉमनवेल्थ नेशंस वो हैं जो एक टाइम पे ब्रिटिश, जिन पे राज करता था, हुकूमत करता था, उन देशों को जिनको ब्रिटिशर्स ने अपना गुलाम बनाया हुआ था, वो आज की तारीख में कॉमनवेल्थ नेशन बनाए जाते हैं। हम भी कॉमनवेल्थ नेशंस का जो ग्रुप है उसका हिस्सा है। और हम कॉमनवेल्थ नेशंस का जो हेड है वो कौन है? ब्रिटिश का क्राउन है। ठीक है, तो हम इस इंसान को क्राउन मानते हैं। हम मानते हैं कि हाँ भाई ठीक है, हम कॉमनवेल्थ नेशन के हिस्सा हैं, कोई बात नहीं। ब्रिटिश क्राउन इसका हेड है इस ग्रुप का, ये भी हम मानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सोवरेन नहीं है हम अभी भी सोवरेन। आप कॉमनवेल्थ हो, अपने देश चलाओ। ब्रिटिश क्राउन आपको मुबारक, अपना देखो। हमें क्या करना है ये हम तय करेंगे। आपके मेंबर हैं, बिल्कुल, आप जो बात बताओ हम सुन लेंगे, मानेंगे नहीं। हमको लगेगा ठीक तो ही मानेंगे। दैट इज व्हाट यू मीन बाय बीइंग सोवरेन। हम यूएन का भी पार्ट है, यूनाइटेड नेशंस इसका भी पार्ट है। तो ये सब जो ग्रुप्स हैं जिनका हम पार्ट भले ही हैं, मेंबर भले ही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपनी सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज कर दी, कि हम सोवरेन नहीं है, कि हमें इनकी बातें माननी पड़ेंगी, इनकी चीजें सुननी पड़ेंगी। दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। करेक्ट, मेंबर है लेकिन अपनी सोवरेनिटी हमारी अपनी जगह है, उसको हम इंटैक्ट रखेंगे। तो दैट इज व्हाट यू मीन सोवरेन। नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस बाय एनी एक्सटर्नल कंट्री ऑफ एनी काइंड। ये पहला वर्ड हो गया सोवरेन। नेक्स्ट वर्ड जब आप जाते हो तो आप देखते हो सोशलिस्ट।
सोशलिस्ट को समझते हैं कि भाई सोशलिस्ट मतलब क्या है। इसी तरीके से तो व्हेन यू टॉक अबाउट द वर्ड सोशलिस्ट, नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सोशलिस्ट? आप इस वर्ड सोशलिज्म, सोशलिस्ट से क्या समझते हो? सोशलिज्म मतलब होता है दैट सोशलिज्म, बेसिकली जो सोशलिज्म हम फॉलो करते हैं दैट इज अ वे ऑफ लाइफ। कैसा वे ऑफ लाइफ? जहाँ पे हम समाज के सभी वर्गों के वेलफेयर के बारे में सीखें, के बारे में सोचे, वेलफेयर ऑफ ऑल पीपल। जहाँ पे हम किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो प्रैक्टिस ना करें। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड, ना ही कास्ट के बेसिस पे, ना ही जेंडर के बेसिस पे, ना ही रेस के बेसिस पे। ये भी सोशलिज्म का हिस्सा है। सोशलिज्म गारंटी करता है आपको हर तरीके की सोशल सिक्योरिटी, स्टार्टिंग फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। बचपन से लेके जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक सोशल सिक्योरिटी आपको हर तरीके की गारंटी करता है। वो सोशलिस्ट हैं हम। वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो वो सोचते हैं। हम एक सोशल डेमोक्रेसी हैं। ये भी हम आगे जब डेमोक्रेसी पढ़ेंगे तब भी वर्ड आएगा। लेकिन सोशलिस्ट की जब हम बात करते हैं कि सोशलिस्ट का अर्थ क्या है, तो भी ये जानना जरूरी है। सोशलिस्ट जब हम बात करते हैं तो सोशलिस्ट समझने के लिए एक आपका चैप्टर्स में आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डीपीएसपी जिसको हम बोलते हैं, ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये बात करता है आपकी सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की, कि भाई सभी को सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जस्टिस प्रदान की जाए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो जहां पे, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। सो इसी तरह के सोशलिज्म की बात ये करता है। जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे तो वहां पे ये सोशलिज्म वर्ड का आएगा, इसका और मीनिंग जानेंगे। और 39B जब हम पढ़ते हैं, और भी कई आर्टिकल्स हैं साथ में इसके, जब पढ़ते हैं तब हम समझते हैं कि हम किस तरीके का सोशलिज्म फॉलो करते हैं। अभी के लिए जब आप वर्ड सोशलिस्ट पढ़ते हैं तो आप इसको समझ सकते हैं कि भाई किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हम अपने लोक कल्याण के बारे में, वेलफेयर ऑफ द पीपल के बारे में सोचें, और सोशल डेमोक्रेसी पे हम ज़्यादा फॉलो करें, ज़्यादा तवज्जो दें, जो कि सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। करेक्ट? So this is what in very brief I would say social सोशलिस्ट कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करेगा। इसमें आप एक चीज और जोड़ सकते हैं व्हेन यू टॉक अबाउट द वर्ड सोशलिस्ट, कि भाई सोशलिस्ट क्या है? जब आप अपने देश की रिसोर्सेज सभी नागरिकों के बीच इक्वली बांटे, ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। भाई अमीर अमीर ही होता जा रहा है, गरीब गरीब ही होता जा रहा है, ये जो डिफरेंस है ये कम करना एक काम होता है एक सोशलिस्ट नेशन का। राइट? दैट इज व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सोशलिस्ट। एंड हम जो है वो एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर होगा, नहीं, हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर भी होगा, प्राइवेट सेक्टर भी होगा, और ये दोनों साथ में को एग्जिस्ट करेंगे। और कंट्री को चलाने के लिए, कंट्री को रन करने के लिए दोनों ही काम आएंगे। ऐसा नहीं कि प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल ही बंद कर दो, खत्म कर दो, या केवल पब्लिक सेक्टर के भरोसे चलो। राइट? हम पार्टनरशिप करते हैं, हम दोनों को को एग्जिस्ट रखते हैं। दैट इज द काइंड ऑफ सोशलिज्म। जैसे मैंने बोला, सोशलिज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, एक जीने का तरीका है जहां पे वी अवॉइड एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन।
हर तरह की सोशल सिक्योरिटी, किसी भी तरह की इक्वालिटी ऑफ हर तरीके की अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, राइट। तो ये आपका सोशलिस्ट है। अगला वर्ड आओ, अगला वर्ड बात करता है आपका वर्ड सेक्युलर। कि भाई सेक्युलर से क्या समझते हो? म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस towards each other. Every person has the freedom to practice his or her own religion. ठीक है, आपको इजाजत है आप अपना रिलीजन प्रैक्टिस करें, मुझे परमिशन है, मुझे इजाजत है, पूरा राइट है कि मैं अपना रिलीजन प्रैक्टिस करूं, और उसी के साथ साथ मैं आपके धर्म का भी सम्मान करूंगा, और आपके ऊपर भी ये दायित्व है कि आप मेरे धर्म का सम्मान करें। म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस, राइट। और स्टेट, सरकार, राज्य, इनका काम होता है टू बी न्यूट्रल। न्यूट्रल, इनकी जो पॉलिसीज होंगी, इनकी जो नीतियां होंगी, ये सभी सिटीजन्स के लिए बनेंगी। ये पॉलिसीज बनाते हुए किसी एक धर्म के प्रति ज्यादा इंक्लाइंड होके, उनके प्रति ज्यादा फेवर होके, फेवरेटिज्म नहीं दिखा सकते, ज्यादा इंक्लाइन नहीं हो सकते, बैलेंस। स्टेट का काम होता है, जितनी भी आपके देश में रिलीजन है, अलग अलग तरह के रिलीजन है, हमारा कंट्री एक डाइवर्स कंट्री है, मल्टीलिंगुअल है, मल्टी मल्टी रिलीजियस है, राइट। तो सभी में बैलेंस बना, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड बीइंग न्यूट्रल। ठीक है, किसी भी एक धर्म की तरफ आपको ज्यादा इंक्लाइन नहीं होना है, आपको ज्यादा फेवर नहीं करना है, या किसी भी एक धर्म की तरफ को लेके ही एक ही धर्म के फेवर में पॉलिसीज नहीं होनी चाहिए। दैट इज व्हाट यू कॉल बीइंग न्यूट्रल। और स्टेट के पास ये दायित्व है, स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट, कि वो कॉन्स्टेंटली ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करे, वो कॉन्स्टेंटली ऐसे मैकेनिज्म्स अडॉप्ट करे जिससे सभी रिलीजन्स में बंधुत्व की भावना, ब्रदरहुड की भावना, सभी रिलीजन में जो फ्रिक्शन है, अगर कुछ कुछ भी है, या स्ट्रगल है अगर थोड़ा भी है, उसको कम किया जाए। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, राइट, उनको कम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय टेकिंग प्रोएक्टिव स्टेप्स, ये जिम्मेदारी स्टेट पर। न्यूट्रल मतलब ये नहीं है कि भाई हम तो कुछ करेंगे नहीं। भाई अगर आपको पता है आपके देश में इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे अलग अलग रिलीजन है, और उनमें किसी तरह का तनाव हो सकता है, किसी तरह का स्ट्रगल हो सकता है, किसी तरह का फ्रिक्शन हो सकता है, तो आपको मेजर्स लेने चाहिए, आपको तरीके ढूंढने चाहिए कि इसको कैसे कम किया जाए। या फिर आप बोल दो कि भाई हम तो न्यूट्रल हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते। न्यूट्रल मतलब ये नहीं होता। न्यूट्रल मतलब होता है पॉलिसीज को लेके, नीतियां बनाओ, पॉलिसीज बनाओ, तब आप फेवरेटिज्म मत करो। लेकिन आपको पता है कि अगर आपके देश में थोड़ा बहुत तनाव होने वाला है, स्ट्रगल होने वाली है, फ्रिक्शन है दो धर्मों के बीच में, या दो लोगों के बीच में, या दो कम्युनिटीज के बीच में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कदम उठाएं कि उसको कम किया कैसे जाए। आप अपने हाथ खड़े नहीं कर सकते कि मैं न्यूट्रल हूं भाई, मैं तो कुछ नहीं करूंगा। ये सेक्युलरिज्म नहीं है, दिस इज नॉट कॉल्ड बीइंग सेक्युलर। सेक्युलर होने पे आपको इनिशिएट करना पड़ता है, आपको प्रोएक्टिव मेजर्स लेने पड़ते हैं, आपको अपनी तरफ से मैकेनिज्म्स ढूंढने पड़ते हैं कि इस तनाव को कम कैसे करें, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसको कम कैसे करें। तो ये होता है कॉलिंग सेक्युलर बीइंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट। एज अ नागरिक, नागरिक के तौर पे मेरा और आपका ये दायित्व है कि हम एक दूसरे के धर्म के प्रति म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखें, टॉलरेंस रखें, मैं अपना करूं, आप अपना करें, लेकिन मैं आपके धर्म का सम्मान करूंगा, आप मेरे धर्म का सम्मान करें। दैट इज कॉल्ड रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस। तो ये आपका वर्ड हो गया सेक्युलर। इसी तरीके से आप डेमोक्रेसी की बात करें। अब डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, देखो। डेमोक्रेसी एक तो पहले दो तरह की होती है, इससे पहले ये जान लो, डेमोक्रेसी हमारे यहाँ एक रिप्रेजेंटेटिव, और रिप्रेजेंटेटिव में एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी,
एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जहां पे जनता है सीधा रेफरेंडम जैसे तरीकों का इस्तेमाल करती है या प्लेबिसाइट जैसे चीजों का इस्तेमाल करती है। इनडायरेक्ट में ये वो है जो हमारे इंडिया में फॉलो करती है। यहाँ पे जो सिटीजन्स हैं ये अपने लीडर्स चुनते हैं, ये लीडर्स पार्लियामेंट में जाते हैं और वहां से फिर देश को चलाया जाता है, फ्रॉम वेयर दे रन द कंट्री। तो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में हमारा जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के जो फॉर्मूला है उसको हम फॉलो करते हैं। सिटीजन्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को पार्लियामेंट भेजते हैं और वो जो लोग हैं वो कंट्री को रन करते हैं, राइट। अब डेमोक्रेसी की जब अब आप बात करते हो तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी वन मैन वन वोट, भाई ये तो हमने जिस दिन अचीव आज़ाद हुए थे या जिस दिन हमारा संविधान लागू कर दिया गया था ये तो हमने उसी दिन अचीव कर लिया था। जिस दिन संविधान अडॉप्ट किया उसी दिन समझ में आ गया था जो अमीर है वो भी एक बार बटन दबाएगा उसका भी एक वोट है, जो गरीब है वो भी बटन दबाएगा एक बार उसका भी एक ही वोट है। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो हमने अडॉप्ट कर ही ली थी, लेकिन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है तब तक लास्ट नहीं कर सकती, तब तक सरवाइव नहीं करेगी, तब तक आपको फल नहीं देगी जब तक इसका बेस जो है, इसके बेस, इसका जो फाउंडेशन है जो कि सोशल डेमोक्रेसी है, जब तक ये बेस स्ट्रांग ना हो। आपके देश में सोशल डेमोक्रेसी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इट मीन्स अ वे ऑफ लाइफ जहां पे लिबर्टी, इक्वालिटी और फेटर्निटी को रिकॉग्नाइज किया जाता है। इक्वालिटी, लिबर्टी, फेटर्निटी, और ये तीनों ट्रिनिटी कहलाए जाते हैं। इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इन तीनों को आप अलग नहीं कर सकते, दे आर इंटरट्वाइंड। ये हमेशा एक साथ ही रहते हैं। अगर आपने इक्वालिटी को छेड़ा तो इन दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा, अगर आपने फेटर्निटी को छेड़ा तो इन दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा, अगर आपने लिबर्टी को छेड़ा तो फेटर्निटी और इक्वालिटी पे फर्क पड़ेगा। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड इंटरट्वाइंड। और इन तीनों का साथ में होना और तीनों का साथ में मजबूत होना बहुत जरूरी है आपके सोशल डेमोक्रेसी के लिए। और सोशल डेमोक्रेसी स्ट्रांग होनी क्यों जरूरी है? अगर आपको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सर्वाइव करवानी है। सोशल डेमोक्रेसी वीक है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी काम नहीं करेगी आपके देश में। आपके देश में ये तीनों चीजें वीक हैं, कुछ भी कर लो, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी किसी काम की नहीं आपके देश में, राइट। तो केवल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हो जाना, होना अलग बात है, होना एक चीज है, स्ट्रॉन्ग कितनी है वो मेन है। डेमोक्रेसी बोलने से, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बोलने से डेमोक्रेसी नहीं आएगी ना, स्ट्रॉन्ग कितनी है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फेटर्निटी कितना है, राइट। इक्वालिटी कितनी है, लिबर्टी कितनी है, दैट इज व्हाट डिफाइंस, दैट इज व्हाट गिव्स स्ट्रेंथ टू सोशल डेमोक्रेसी। और सोशल डेमोक्रेसी मजबूत आपको स्ट्रेंथ देती है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। दैट इज वाई बीइंग डेमोक्रेटिक, और डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी में राजा होती है जनता, सिटीजन्स, दे आर द किंग। सिटीजन्स का डेमोक्रेसी में विजिलेंट होना, सिटीजन्स का डेमोक्रेसी में वोकल होना, सिटीजन्स का डेमोक्रेसी में अवेयर होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने राइट्स के बारे में ही अवेयर नहीं होंगे तो मांगेंगे क्या? अधिकार तो तुम तब मांगोगे जब अधिकार तुम्हें पता होंगे, अधिकार पता ही नहीं है तो मांगोगे क्या? सही गलत का ही फर्क नहीं पड़ा है तो सवाल क्या पूछोगे राजनेताओं से? अवेयर ही नहीं होगे, पढ़े लिखे ही नहीं होगे, बोलना ही नहीं आता है, सवाल ही नहीं पूछने आते, तो काहे की डेमोक्रेसी? करेक्ट।
So if you want to have a strong democracy, your citizens should be vigilant, aware, educated, well read. They should have that knack, that power of asking questions. They should know what to ask. They should know their priorities. Right? केवल वोट डाल लेने पे, केवल वोट डाल देने से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। ठीक है, तो ये होती है, ये मतलब होता है वर्ड डेमोक्रेसी का। आइए अगले वर्ड पे चलते हैं, रिपब्लिक। रिपब्लिक होता है जहां पे आपका हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट होता है, चुन के आता है। हेड ऑफ का स्टेट आपका कोई राजा नहीं होता, आपका कोई रानी नहीं होता, किसी एक परिवार से नहीं होता, आपका ये हेरिडिटरी नहीं होती पोस्ट कि जो आपके स्टेट है उनका जो हेड है, अभी है किंग, इनके बाद इनके लड़के बन जाएंगे, उनके बाद उनके लड़के बन जाएंगे, उनके बाद उनके लड़के क्वीन बन जाएगी। ये रिपब्लिक में नहीं होता। रिपब्लिक में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, भारत में हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है। ये प्रेसिडेंट परिवार का नहीं है किसी, भारत में चुन के आता है। राइट, किसी एक परिवार का राष्ट्रपति नहीं बनता, बार बार चुन के आता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिपब्लिक एंड दोज कंट्रीज व्हिच आर नॉट रिपब्लिक। द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, हेरिडिटरी पोस्ट नहीं होती वो। राइट, और रिपब्लिक में जितने भी पब्लिक ऑफिसेज होते हैं, जितने भी पब्लिक ऑफिसेज होते हैं, दे ऑल आर ओपन फॉर ऑल सिटीजन्स। ठीक है, आपको डीएम बनना है, सीएम बनना है, पीएम बनना है, आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, एसडीएम बनना है, कोई भी बन सकता है। किसी एक परिवार का सदस्य ही हमेशा प्रधानमंत्री बने जरूरी नहीं। राइट, किसी एक परिवार का ही आदमी सीएम बने, डीएम बने, आईएएस बने, एग्जाम दो, क्लियर कर लो, आप आईएएस। किसी एक परिवार पे सीमित नहीं है ना कि भाई इन्हीं परिवार के लोग डीएम बनेंगे, ऐसा नहीं है। सबके लिए एग्जाम है, दे दो, निकाल लो, बन जाओ, ओपन फॉर एवरीवन। दैट इज व्हाट यू कॉल रिपब्लिक। जितने भी सरकारी पब्लिक ऑफिसेज हैं, ओपन फॉर एवरीवन, सबके लिए रास्ता है। चुनाव लड़ लो, 25 साल के हो, लोकसभा के चुनाव लड़ लो, कोई भी लड़ सकता है। राइट, पढ़ाई पढ़ाई कर रखी है, यूपीएससी का एग्जाम दो, डीएम बन जाओ। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक ही आदमी फॉर्म भरेगा, कोई भी फॉर्म भर सकता है। बस एलिजिबिलिटी जो बेसिक है वो फॉलो कर लो। ये होता है रिपब्लिक, जहां पे लोग चुने जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। राइट, कोई हेरिडिटरी पोस्ट नहीं है, ये थे, इसके बाद इनके बेटे, बेटे के बेटे, बेटे के बेटे, ये चल रहा है। ये नहीं होता रिपब्लिक में। किंग क्राउन, किंग के बाद दूसरा प्रिंस, प्रिंस के बाद ये, दिस इज नॉट रिपब्लिक। रिपब्लिक में हेड ऑफ द स्टेट अपॉइंट, इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन से इनको भेजा जाता है, राष्ट्रपति को। और सभी पोस्ट जितनी भी हैं, दे आर ओपन फॉर एवरीवन। करेक्ट, ये हो गया आपका रिपब्लिक। तो हमने जब ये वर्ड्स देखे, तो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, इन वर्ड्स को समझा। तो ये हमारा नेचर ऑफ स्टेट है जो हमने समझा, जो मैंने आपको समझाना चाहा कि दैट दिस इज द नेचर ऑफ स्टेट, इंडिया की स्टेट। तो सोर्स हमने ये समझा, कॉन्स्टिट्यूट मतलब क्रिएट करेंगे, क्या क्रिएट करेंगे, ऐसा देश, ऐसी स्टेट हम क्रिएट करेंगे। राइट, और ये ऑब्जेक्टिव, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, ये तीन चीजें। राइट, सो इस वीडियो में, इन दिस वीडियो आई वुड लाइक टू लिमिट माई सेल्फ टू दिस ओनली। ठीक है, प्रियम्बल पार्ट 2 लेके आऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं आपके साथ ये ऑब्जेक्टिव्स, तो सोर्स हमने कर लिया और नेचर कर लिया। तो बेसिकली अगर आप देखो तो सोर्स, नेचर, एम्स या ऑब्जेक्टिव कह लो, और लास्ट में डेट ऑफ अडॉप्शन है। राइट, तो हमने सोर्स कर लिया है, नेचर कर लिया है। अगली के वीडियो में ये दो करके
हम प्रियम्बल को समाप्त करेंगे, और एक दो केस लॉज हैं जो मैं आपको बताऊंगा, आप प्लीज डू मेक अ नोट ऑफ दैट। ऑलराइट, सो आई होप आपको समझ में आया है। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक संविधान में, एंड शेयर अमंग्स योर फ्रेंड। डू गिव मी योर फीडबैक, प्लीज कमेंट करें, प्लीज अपने व्यूज दें, प्लीज अपने फीडबैक दें, क्या कमी है या आपको क्या चाहते हैं ऐड करूं, एनी सच थिंग, आई विल बी मोर देन हैप्पी। ऑलराइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।